भारत की चुनाव प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इससे रिलेटेड 4 से 5 वीडियो अभी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, इससे पहले वाली चीज़ों के लिए। तो आज हम चुनाव चुनाव प्रणाली जो है भारत की, उसकी विशेषताएं देखने वाले हैं। बहुत अच्छा देश है भारत, बहुत ही बढ़िया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें जो चुनाव व्यवस्था अपनाई गई है, वो बहुत ही सोच समझ के, भारत में जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के इसको रखा गया है कि किस तरह की भारत में चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। तो हम देखते हैं विशेषताओं के बारे में। इसके बाद हम इसकी कमजोरियां भी देखेंगे। कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं। अगर कोई बलशाली है तो उसकी कुछ कमजोरी भी जरूर होगी। तो कमजोरियों को बाद में देखेंगे, इसकी विशेषता पहले देख लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत का ऐसा नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, वो सभी भारत में बिना किसी भेदभाव के चुनावों में मतदान कर सकते हैं। उनके साथ किसी भी तरह से जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या अन्य किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। तो भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई है स्वतंत्रता के तुरंत बाद से, मतलब स्वतंत्रता से ही। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड से हमको बहुत कुछ मिला है, ब्रिटिशर्स से काफी कुछ मिला है, लेकिन उन्होंने भी सार्वभौमिक जो मताधिकार है उसका भी प्रयोग उन्होंने बाद में किया। मतलब उनकी जो 18 वर्ष, हमारे यहाँ जो 18 वर्ष की आयु के बाद कोई भी मत कर सकता है, मतदान कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, उनके यहाँ ये आयु बहुत बाद में दी गई थी। उनके यहाँ ज़्यादा थी, शायद 21 या 23 वर्ष के आसपास थी। लेकिन भारत में सभी को 18 वर्ष की आयु के बाद, चाहे वो आदमी है, औरत है या किसी भी अन्य तरह के ट्रांसजेंडर है, जो भी है, उन सभी को 18 वर्ष पूरा करने के बाद चुनावों में भाग लेने की अनुमति रहेगी, मतदान करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इंग्लैंड में यही अनुमति लगभग 1985 के आसपास दी गई है। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन ये आसपास है इसके। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही ये अधिकार दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी विशेषता मानी जाती है। दूसरा है एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र। भारत में जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं, जैसे कि 552 है मैक्सिमम, पूरे भारत को इतने भागों में डिवाइड कर दिया जाता है चुनाव के लिए। उतनी सीटों में डिवाइड कर दिया जाता है, उतने निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब एक सीट से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि का चुनाव होता है। अब उसमें वहां पे खड़े कितने भी हो सकते हैं, 20, 50, 60, कितने भी, लेकिन वहां से चुना सिर्फ एक ही जाएगा। तो ये एक ऐसी विशेषता है जो कि बहुत ही जरूरी था। चुनावों में प्रतिनिधि बनने का, खड़े होने का अधिकार सबको है, लेकिन वहां से सिर्फ एक ही सीट चुनी जानी है, वो कोई भी हो सकता है। तो भारत में एक क्षेत्र, एक विजयी प्रतिनिधि की बात की गई है। एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि लोकसभा या राज्य विधानसभा में जाएगा। अगला है संयुक्त निर्वाचक वर्ग। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो की। इसके लिए बहुत सारे उन्होंने प्रपंच अपनाए थे, मतलब बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते थे किस तरह से भारतीयों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। इसके लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली का भी प्रावधान किया था। ये क्या था, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे लोग। इसमें क्या था कि हिंदू ही प्रतिनिधि को चुन सकता था और वो आगे भेज सकता था।
मुस्लिम मुस्लिम को, सिख सिख को और ईसाई ईसाई को, मतलब सभी जो भी जाति वर्ग था वो उसी हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुन सकता था। कोई एक जाति किसी दूसरी जाति वाले या धर्म वाले को लोग वो नहीं चुन सकते थे। इसमें एक जाति या एक धर्म के लोग ही उसी धर्म के लोगों को चुन के आगे विधानसभा या आगे की सभाओं में भेजते थे। लेकिन भारत में जब से आज़ादी मिली, ये संयुक्त निर्वाचक वर्ग की बात की गई है। संयुक्त निर्वाचक वर्ग मतलब कोई भी प्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र में खड़ा हो जाए, वहां पर जितने भी मतदाता हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो उसी को चुनेंगे। इसमें कोई भी जाति या धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, मतलब जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वो जो व्यवस्था थी ये वाली बहुत ही खतरनाक थी, एकदम डिवाइड करने वाली थी। इसमें एक दूसरे के लिए कोई भाईचारा था ही नहीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस प्रणाली को खत्म करके संयुक्त निर्वाचक वर्ग की स्थापना की थी। आगे है, अगली विशेषता है एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए स्थान सुरक्षित रखना। एससी, एसटी और एंग्लो इंडियंस के लिए स्थानों को सुरक्षित रखना। भारत में जो पिछड़ी जातियां थी, नीचे की जो जातियां थी, जाति व्यवस्था शुरू से ही रही है, बहुत टाइम से रही है। तो जो पिछड़ी जातियां थी, नीचे की जातियां थी, नीचे वाले वर्ग थे, वो काफ़ी पिछड़े थे, बहुत गरीब थे। उनको देखा संविधान निर्माताओं ने, संविधान जिन्होंने बनाया, कि इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रियायतें दी जाएं, कुछ सहूलियतें दी जाएं, कुछ इनको आरक्षण दिया जाए, जिससे कि इन जातियों के कुछ लोग ऊपर उठ सके, ताकि इन जातियों का भी थोड़ा भला हो सके, ये मेन स्ट्रीम में आ सके। तो इनके लिए शुरुआत में भारतीय संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की थी। स्थानों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए थे कि इन जातियों को 10 वर्ष के लिए, कम से कम 10 वर्ष के लिए इनको स्थान सुरक्षित रखे जाएं कि किसी भी सीट से कुछ समय के लिए इन जातियों के और इस वर्ग के लोगों को थोड़ा आरक्षण सुरक्षित रखा जाए कि इन पर ये लोग आने ही चाहिए। मतलब जैसे किसी राज्य में 100 सीट है, तो उसमें 10 या 5 सीटों को इन सभी लोगों के लिए रख दिया गया, इन सभी वर्गों के लिए रख दिया गया कि इनके जो भी सदस्य होंगे वो हमेशा चुने ही जाने चाहिए। बाकी जातियां अलग आ सकती हैं, बाकी लोग अलग आ सकते हैं, बाकी वर्ग अलग आ सकते हैं, तो इनके लिए उस जगह से उनको चुना ही जाना है, मतलब वो चुनाव में भाग लेंगे ही लेंगे उन जाति वर्ग के। तो ये सभी चीजें सुरक्षित रखी गई थी 10 वर्ष के लिए, 1960 के लिए। लेकिन ये वर्ष दर वर्ष ये आगे बढ़ता गया, मतलब हर 10 साल के लिए आगे बढ़ता रहा, और देखा कि अभी भी जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो उनको ये जो समय था वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। अभी ये 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आरक्षण की व्यवस्था या सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था 2030 के लिए बढ़ा दी गई है, हर 10 वर्ष के लिए। आगे है, अगली विशेषता है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान हमारे चुनाव प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मतदाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव में भाग ले सकता है या मतदान कर सकता है। उसके अलावा किसी को पता नहीं होता कि वो वोट किसको दे के आया है। इसका फायदा उसको बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, जो उसके अंदर विचार हैं, जो मन है किसी को पसंद करने का, किसी को नापसंद करने का, वो उसका व्यक्तिगत हो जाता है और उसका प्रयोग वो वहाँ पर बड़े आराम से करता है। इससे रातों रात सरकारें बदल सकती हैं या सरकारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है कि हमारे संविधान में गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे है चुनाव आयोग। भारतीय संविधान में एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य को रखा गया है। मतलब 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जो कि पूरे भारत में राज्यों में और सेंट्रल लेवल पर चुनावों का संचालन करते हैं। ये इम्पोर्टेंट था, ये भी एक विशेषता है। अगला है चुनाव याचिका। अगर किसी उम्मीदवार को, जीता हुआ कोई उम्मीदवार है या हारा हुआ कोई उम्मीदवार है, कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है,
तो वो न्यायालय में जाकर हाई कोर्ट में याचिका दे सकता है कि मेरे साथ विश्वासघात किया गया है या उस मतदान केंद्र पर फर्जी तरीके से मतदान किया गया है, बाहुबल या धन बल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जिससे कि मेरा जो चुनाव हो सकता था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया है। इसकी भी एक व्यवस्था की गई है। इसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अगर वो सही साबित होता है तो उसको जीता हुआ भी घोषित किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, वो सभी को मानना पड़ेगा। अगर उसका जो भी आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाता तो जो जीता हुआ है उसको जीता हुआ मान लिया जाता है। तो ये हमारे चुनाव, भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी को पता होना चाहिए। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये सभी को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो आएंगी, अगला मेरा जो टॉपिक रहेगा, हमारी चुनाव प्रणाली की, चुनाव व्यवस्था की जो कमजोरियां हैं उसके बारे में अगली वीडियो हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो सिर्फ लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए